बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम फिर से क्लास 8 का टॉपिक लेते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का, यानी सिविक्स का जो है अंडरस्टैंडिंग द लॉज। आज हम इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रूल ऑफ लॉ इन योर रेस्पॉन्स। include a fictitious or real example of the violation of rule of law। तो आपको अपने लफ्ज़ में लिखना है कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। तो अब मैंने यहाँ पर आपके लिए ये लिखा है कागज पर, तो देख लीजिए। द रूल ऑफ लॉ इज़ a provision of the Indian Constitution। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है, एक हिस्सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, रूल ऑफ लॉ। विच स्टेट इज़ दैट, जो ये कहता है कि ऑल पीपल इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ। वो कहता है, वो प्रोविज़न क्या कहता है कि तमाम लोग जो है हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान में वो बराबर है कानून के सामने। एवरी लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरी सिटीज़न। हर एक कानून जो है हर एक शहरी के लिए बराबर है इन द कंट्री, हमारे इस मुल्क में। इधर द president or any other high official is above the law, यानी ना ही कोई, यानी प्रेसिडेंट भी अगर होगा तो या और कोई भी होगा, कोई भी जो है इस कानून से अबतर नहीं है, बरतर नहीं है, यानी कानून से बढ़कर नहीं है। द पनिशमेंट फॉर एनी क्राइम committed will be the same for every person irrespective of post or power। यानी जो सज़ा दी जाएगी किसी भी क्राइम के लिए, किसी भी जुर्म के लिए, वो भी सेम एक जैसी होगी, चाहे वो किस पोस्ट पर तैनात होगा या कोई मिनिस्टर होगा। तो इसके लिए वो ज़रूरी नहीं है, जो अगर क्राइम होगा वो जो भी क्राइम होगा उसके लिए सज़ा एक जैसी होगी हर एक इंसान के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इफ़ ए क्लर्क इज़ पुनिश्ड फॉर करप्शन, अगर हम किसी क्लर्क को सज़ा देते हैं करप्शन के लिए, यानी वो रिश्वत लेता है या और कोई करप्शन करता है, द सेम पनिशमेंट नीड्स टू बी गिवन। तो वही पनिशमेंट, वही सज़ा जो किसको देनी है, तो हायर ऑफिशियल, जो कोई बड़ा मुलाजिम होगा, जो कोई या मिनिस्टर होगा, फॉर कमिटिंग द सेम क्राइम। अगर उसने भी ऐसी गलती की होगी तो उसको भी ये सज़ा दी जाएगी। तो इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, स्टेट टू रीजनस वाई हिस्टोरियंस रिफ्यूट द क्लेम दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। आपको दो वजह बतानी है, दो वजूहत बतानी है कि हिस्टोरियंस क्यों ये क्लेम जो है वो इसका इनकार करते हैं कि ब्रिटिश ने यहाँ पर रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश किया। वो क्यों ये कहते हैं कि उन्होंने नहीं किया। तो इसके दो वजूहत जो है यहाँ पर है, टू रीजनस वाई हिस्टोरियंस refute to claim that the British introduced the rule of law in India are। जो दो वजूहत है वो अब यहाँ पर नीचे दी गई है। नंबर फर्स्ट है, द कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी। जो ये कॉलोनियल लॉ था, कानून था, वो आर्बिट्रेरी था। तो इसके बाद जो इंडियन नेशनलिस्ट्स played a prominent role in the development of the legal sphere in British India। जो कॉलोनियल इंडिया में जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया कि इसमें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर, यानी लीगल, ये कानूनी जो है कानून के सिस्टम को डेवलप करने के लिए ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने एक अहम रोल अदा किया। ये दो वजूहत थी जिससे ये पता चलता है कि ब्रिटिश इंडिया में जो है रूल ऑफ लॉ नहीं था। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3, रीड द स्टोरी बोर्ड ऑन हाउ ए न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस गॉट पास्ड। जो हमने पीछे स्टोरी बोर्ड पढ़ा जो इस औरतों के मुतालिक था, तो उसके बारे में उसको फिर पढ़ना है, फिर डिस्क्राइब इन रूल, फिर अपने लफ्ज़ में लिखना है कि मुख्तलिफ तरीके जो ये औरतों ने इस्तेमाल किए कि इस लॉ को पास करने में। तो यहाँ पर मैंने इसका भी आंसर लिखा है आपके लिए। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 was passed
with an aim to protect women against any kind of violence, be it physical or verbal. कहता है कि जो वुमेन को बचाने का यानी औरतों को बचाने का जो लॉ था, डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट था 2005 का, ये पास किया गया था पार्लियामेंट में इस एम से, इसका ये मकसद था कि जो औरतें हैं उनको बचाया जाए अगेंस्ट किससे, जो एनी काइंड ऑफ वायलेंस जो इसके उनके ऊपर तशद्दुद होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, चाहे फिजिकल हो, चाहे वर्बल हो, या चाहे इमोशनल हो, जो कोई भी इनके खिलाफ जो है ये तशद्दुद होता है, इसके खिलाफ ये लॉ बनाया गया था। तो इसमें जो औरतों ने क्या किया, वेरियस वुमेन्स ग्रुप्स वर्क टू मेक दिस हैपन बाय रिपोर्टिंग मल्टीपल केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस टू द वेरियस फॉर्म्स। क्या औरतों ने मुख्तलिफ जो केस देखे थे, उन्होंने जो वायलेंस के यानी तशद्दुद के जो केस थे डोमेस्टिक वायलेंस के, वो उन्होंने उजागर किए मुख्तलिफ फॉर्म्स में औरतों ने। इसी तरह से वकीला का एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स एंड एक्टिविस्ट्स वर्कड टुगेदर फॉर ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल। जो लॉयर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, कानून के स्टूडेंट्स और जो एक्टिविस्ट्स थे, सोशल एक्टिविस्ट्स, और उन्होंने मिलकर जो है एक ड्राफ्ट बनाया, एक यानी इसके लिए एक ड्राफ्ट बनाया जो इस डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन बिल में फिर लाया गया। तो अदर दैन दिस वेरियस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा जो बाकी वुमेन औरतों की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन था, तो इन्होंने क्या किया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मेड सबमिशंस टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसके आगे उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट की डाली कि इसके खिलाफ जो है वुमेन वायलेंस के खिलाफ, इसके खिलाफ बिल बनाई जाए। तो ये सभी एक्शंस, ऑल दीज एक्शंस मेड द गवर्नमेंट, इससे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा, तो उन्होंने एक कानून पास किया टू पास द बिल अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ उन्होंने कानून पास किया। फिर चौथा सवाल जो है, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन पेज 44 एंड 45 पे ये सेंटेंस दिया गया है, आप इसे क्या समझते हो। ये सेंटेंस ऐसे है, दे also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of the law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice। तो ये सेंटेंस, इससे आप क्या समझते हो, ये पेज नंबर 44-45 पर दिया गया है। अब यहाँ पर मैंने इसका भी आंसर लिखा है यहाँ पर, इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस was forced to follow the rules set by the British government। तो जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी से पहले जो है इंडिया को वही रूल्स फॉलो करने पड़ते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर अडॉप्ट करते थे, जो उन्होंने लाए थे। दिस सेट ऑफ रूल्स वर arbitrary and were not authorized by the Indian nationalists। जो एक सेट ऑफ रूल्स ब्रिटिशर्स ने लाए थे, ये आर्बिट्ररी रूल्स थे, और इनको ये जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उनको वो एथराइज नहीं करते थे इन लॉज को, यानी वो इनको नहीं मानते थे। Hence the freedom struggle against the Britishers also aimed at making a set of rules that were fair and just for all and were not only imposed on Indians to follow. The Indian nationalists began to fight for their rights and wanted a set of rules that were equal for all। तो इंडिया जो है आज़ादी से पहले उसको फोर्स किया जाता था इंडियंस को कि आप वही रूल्स इनके ऊपर लागू किए जाते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती
کہ یہ سیٹ آف رولز جو تھے یہ آربیٹری رولز تھے اور وہ انڈین نیشنلز ان کو ایتھرائز نہیں کرتے تھے. تو یہ فریڈم اسٹرگل جو انڈیا نے لڑی اگینسٹ دا برٹشرز، تو اس کا ایم بھی یہی تھا کہ ایسے قانون جو بنائے جائے جو فیئر اینڈ جسٹس پر مبنی ہو، جو انصاف پر مبنی ہو، جو صاف و شفاف ہو، اور وہ صرف انڈینز پر لاگو نہیں کیے جانے چاہیے تھے. تو ہر ایک کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے تھا. جو انڈین نیشنلز تھے انہوں نے پھر لڑائی لڑی اپنی رائٹس کے لیے، اور وہ کہتے تھے کہ ہر ایک کے لیے جو ہے قانون جو ہے ہر ایک کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو یہ 4 سوال تھے اس کے پیچھے سے. تو کل ہم دوسری لیسن لیں گے. تو اس کے ساتھ یہ ختم ہوگی. باقی بس